तो आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न जो हैं हमारे एग्जाम में आ रहे हैं और उनकी क्या महत्ता है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग देखिए, इसमें ऐसा है कि जो ये प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं या इसमें जो प्रश्न बनाए गए हैं, इन एक प्रश्नों में कम से कम 3 से 4 प्रश्न हैं। तो आप लोगों को इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि जो ये प्रश्न हैं ये यूपी पीसीएस में तो पूछे ही जाएंगे, जो लेक्चरर के एग्जाम जीआईसी के थ्रू होने वाला है उसमें भी पूछे जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम या यूजीसी नेट जेआरएफ के भी जो स्टूडेंट जो हैं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम प्रश्न पे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि कस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार कब हुआ? कस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार कब हुआ? ऑप्शन ए है 1456 ईस्वी, ऑप्शन बी 1453 ईस्वी, 1460 ईस्वी और ऑप्शन डी 1465 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है, यह जो है इसका सही आंसर है 1453 ईस्वी। ठीक है, ये याद रखना है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा ये है कि 1498 ईस्वी में आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा किसकी सहायता से कालीकट के तट पर पहुंचा? ऑप्शन ए अब्दुल नजीर, ऑप्शन बी अब्दुल उस्मान, ऑप्शन सी अब्दुल मजीद और ऑप्शन डी अब्दुल ख्वाजा। ठीक है, तो देखिए ऐसे जब भी प्रश्न आए और हो सकता है कि आपको प्रश्न याद ना हो और चाह रहे हैं कि मैं इस पर रिस्क लूं माइनस मार्किंग में, तो देखिए आपके लिए एक तरीका है। आप ये देख रहे होंगे कि अब्दुल नजीर और अब्दुल मजीद दोनों एक टाइप का नाम दिखाई दे रहा और ये दोनों अलग टाइप के नाम दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी आप गेस करिए तो इस तरह के नामों को क्या करिए, आप रिजेक्ट वाले। और जब ऐसे आ जाए नाम तो इनको दो यानी 50-50% के आपके चांसेज हो गए। अब इन दोनों नामों में आप गेस लगा सकते हैं, तो गलती भी होगा तो आपको 50% चांस आपने रिस्क लिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अब्दुल मजीद। ठीक, यानी अब्दुल मजीद की सहायता से वह कालीकट के तट पर आया था और जब कालीकट के तट पर आया था तो कालीकट का जो शासक था और क्या नाम था उसका, जमोरिन। जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। जमोरिन देखिए उसकी उपाधि थी, उसका नाम नहीं था। शासक का क्या नाम था, उपाधि, और उसी उपाधि के नाम से ही वो आज प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि 15वीं शताब्दी में एशिया और भूमध्य सागरीय व यूरोपीय व्यापार का एकाधिकार किस देश के व्यापारियों के हाथों में था? तो एशिया और भूमध्य सागरीय यूरोपीय व्यापार का अधिकार जो था अरब, ये है अरब, यानी अरब और इटालवी, इन्हीं के दोनों के हाथों में था। यानी अरब और इटली के व्यापारी ही इस क्षेत्र के व्यापार जो है देखते थे, इसलिए आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा ये है कि पुर्तगाल के किस शासक ने मसाले के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने की दृष्टि इच्छा से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की आज्ञा प्रदान की थी? देखिए ये जो है डॉन हेनरी, ये जो डॉन हेनरी है, इसी ने ये आदेश दिया था। इसका एक नाम हेनरी नेविगेटर भी है, हेनरी नेविगेटर, हेनरी नेविगेटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा यह है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्या क्रम है? तो भारत में जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो किस क्रम में आई? इसका सही आंसर है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेनिश, डेनिश के बाद फ्रांसीसी। यानी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सही है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा यह है कि प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली नागरिक वास्को डिगामा जिसने जल मार्ग से भारत की खोज की, कब भारत आया था? तो देखिए ये आया था 1498 ईस्वी में। कब आया था? 1498 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा यह है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कोचीन में 1503 ईस्वी में, हम दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापित की। पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था? ठीक, तो देखिए जो पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर था ये है फ्रांसिस
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है ये एक पॉलिसी लेकर के आया था, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको कि शांत जल की नीति के नाम से जाना जाता है। क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी, वाटर पॉलिसी, इसे शांत जल की तो ये फ्रांसिस्को अल्मीडा ही लेकर के आया था। इसमें ये कहा गया कि ये पूरे जो क्षेत्र को शांत रखना चाहता था, यानी ये नहीं चाहता था कि हिंद महासागर में हमारे अतिरिक्त या अरब महासागर में हमारे अतिरिक्त तो कोई दूसरा व्यापारी आकर के व्यापार करे। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस पुर्तगाली शासक ने शांत जल की नीति लेकर के आया और भारत में प्रथम पुर्तगाली राज्य की स्थापना की? यही है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, जो हम पहले ही करा चुके हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा यह है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव डालने वाला तथा गोवा पर 1510 ईस्वी में विजय प्राप्त करने वाला एवं भारतीय स्त्रियों से पुर्तगालियों को विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला एवं सती प्रथा पर प्रतिबंध करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? देखिए इसमें कितने प्रश्न बने। सबसे पहला, वास्तविक पुर्तगाली नींव डालने वाला। दूसरा है कि आपके 1510 में गोवा को विजय प्राप्त करने वाला। तीसरा, पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से शादी करने वाला। चौथा, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला। ये कौन है? तो ये है आपके फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। ठीक है ना, जो ये दूसरा गवर्नर बन करके आया, इसने पुर्तगाली शक्ति को वास्तविक स्वरूप दिया, 1510 में गोवा पर विजय भी प्राप्त कर लिया, भारतीय स्त्रियों से बड़े पैमाने पर शादी करने के लिए कहा कि हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, और दूसरी बात है कि सती प्रथा पर इसने प्रतिबंध करा दिया। यानी ये राजा राम मोहन राय से पहले, राजा राम मोहन राय से पहले सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला ये पहला व्यक्ति था। यानी राजा राम मोहन राय जो है अंग्रेजों के समय में सती प्रथा पर आंदोलन चलाए और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में इन्होंने सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाया 1829 ईस्वी में। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि किस द्वीप को पुर्तगालियों ने 1661 ईस्वी में अंग्रेजों को दहेज में दे दिया था? देखिए ये दहेज में दे दिए थे। ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी बेसिन द्वीप, ऑप्शन सी सालसेट द्वीप और ऑप्शन डी मुंबई द्वीप। तो देखिए ये मुंबई द्वीप को ये जो पुर्तगाली राजकुमारी थी, ये कैथरीन, और इसी की शादी जो किए थे ये अंग्रेज जो राजकुमार था चार्ल्स, उसी से कर दिए थे, और इसके बदले में मुंबई द्वीप जो है ये पुर्तगाली दे दिए थे अंग्रेजों को दहेज में। ठीक, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कार्टेज से क्या तात्पर्य है? कार्टेज से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी परमिट, ऑप्शन सी युद्धपोत, ऑप्शन डी व्यापारियों का किला। तो इसका जो सही आंसर है ये परमिट। यानी कार्टेज जो है परमिट, ये जो पुर्तगाली थे ये अन्य व्यापारियों को व्यापार करने के लिए अपने क्षेत्र में एक परमिट देते थे, यानी बिना परमिट का आप इनके क्षेत्र में जो है प्रवेश नहीं कर सकते थे। उसको ये कार्टेज कहते थे पुर्तगाली भाषा में। अगला प्रश्न है कि पुडुचेरी को वर्तमान में 3 प्रदेशों में विस्तृत है। माहे, केरल, करईकाल, तमिलनाडु, यमन, आंध्र प्रदेश पर कब्जा करने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम क्या था? देखिए अभी पहला प्रश्न तो ये है कि पुडुचेरी कितने राज्यों में विस्तृत है? 3 राज्यों में। माहे कहाँ है? केरल में। करईकाल तमिलनाडु में। यमन आंध्र प्रदेश में। ये भी याद कर लीजिए, कभी कभी पूछ देता है कि माहे किस राज्य में है? केरल में। करईकाल तमिलनाडु में। ठीक, तो इस पुडुचेरी पर बारी बारी से पहले पुर्तगालियों ने, फिर डचों ने, फिर अंग्रेजों ने, फिर फ्रांसीसियों ने शासन किया और अंततः फ्रांसीसी जो है भारत को सौंप करके चले गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टोगार्ड के नाम से जाना जाता है? पोर्टोगार्ड के नाम से जाना जाता है कौन सा बंदरगाह? तो ये चटगांव बंदरगाह, या चटगांव बंदरगाह वर्तमान में कहाँ है? बांग्लादेश में। ये बांग्ला। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस पुर्तगाली गवर्नर की मजार गोवा में स्थित है? ठीक है, अब ये देखिए पर आए कि किस पुर्तगाली गवर्नर की मजार जो है गोवा में है, तो गोवा में किस पुर्तगाली की है? ये है फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। अब देखिए फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क के अलावा एक अंग्रेज गवर्नर जनरल है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस,
लॉर्ड कर्नवालिस की मजार जो है उत्तर प्रदेश के कहाँ है? गाजीपुर में। तो भी याद कर लीजिए, ये भी जो है पूछा जाता है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। ईसाइयों ने ईसाई धर्म के विरोध करने वाले को दंडित करने के लिए गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना, क्या ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की? कब? ऑप्शन है ए 1560 में, ऑप्शन बी 1555, ऑप्शन सी 1540 और ऑप्शन डी 1550। तो ये 1560 में एक ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना किए थे गोवा में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म के खिलाफ बोलेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता, अमरूद लाने का श्रेय किसको जाता है? तो देखिए, भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता, अमरूद ये सभी लाने का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब हम अगले प्रश्न पर कि भारत में जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगाली करते हैं 1556 में। ये कहाँ की है? गोवा में की है। ठीक है ना। और इसी प्रिंटिंग प्रेस से पहली बार एक औषध की, वनस्पति औषध की पुस्तक का क्या किया गया? छापा गया था। तो ये पुर्तगाली है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। पुर्तगालियों के कोप भाजन का सर्वाधिक शिकार बने कौन? हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी। तो देखिए, जो व्यक्ति सत्ता में होता है उसी को जब दूसरी सत्ता आती है तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित करती है। तो सत्ता में उस समय कौन थे? मुस्लिम थे। तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुए कौन? मुस्लिम। अगला प्रश्न है कि अकबर की अनुमति से पुर्तगालियों ने अपना कारखाना कहां पे स्थापित किया? ऑप्शन ए हुगली, ऑप्शन बी चिनसुरा, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी कोचीन। तो अकबर की अनुमति से पुर्तगालियों ने हुगली में अपना कारखाना स्थापित किया। और इसी हुगली में जब ये रह रहे थे और भारतीयों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे, तो जब अकबर का नाती शाहजहां आया तो शाहजहां ने इन लोगों को मार करके भगाया। शाहजहां से इसी हुगली में इनकी झड़प हुई थी। तो एक बार क्वेश्चन पूछा है कि हुगली में किसके साथ झड़प हुई थी पुर्तगालियों की? तो वो शाहजहां है। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत जापान व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो भारत और व्यापार जापान प्रारंभ करने का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। ठीक है, इस प्रकार से ये 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए आपके। आगे हम इसी तरह के प्रश्न और लेकर के आएंगे। तो इस तरह से आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए। आप हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं नई वीडियो बना करके लाऊं तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए हमारे इस बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। और हाँ, परीक्षा से संबंधित कोई भी सुझाव हो, कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।